गांव में श्याम नाम का नारियल बेचने वाला रहता था। हर दिन अपने नारियल के पेड़ को पानी डालकर, पेड़ चढ़कर, नारियल काटकर उन्हें एक साइकिल पर रखकर गांव में बेचता था। नारियल भाई नारियल, नारियल पानी ले लो, नारियल भाई नारियल कहकर बेचता था। एक दिन शाम नारियल बेच रहा था कि एक कार में जमींदार आकर एक नारियल काटो, और शाम नारियल काट कर उन्हें दिया। जमींदार वो नारियल पानी पीकर, नारियल पानी बहुत अच्छा है रे, ठीक है मैं चलता हूँ कहकर जाने लगा। श्रीमान आपने पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे? नारियल पानी पीने के लिए देना है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे ही पैसे पूछ रहे हो? मेरे पैसे मैं ही पूछ रहा हूँ ना श्रीमान। क्यों रे, तेरे पैसे मुझे पूछ रहे हो क्या रे? मैं इस गांव का जमींदार हूँ रे, मुझसे भिड़ना मत, समझ में आया क्या? मेरे जैसे महान लोग तेरे पास आकर नारियल पानी पीना ही बहुत बड़ी बात है। आपके जैसे महान लोग अगर पैसे नहीं देंगे तो आपको देखकर, आपको आदर्श मानकर सारे लोग पैसा देना ही बंद कर देंगे श्रीमान, इसीलिए पैसे पूछ रहा हूँ। मेरे पैसे मुझे दे दीजिए श्रीमान। जमींदार कुछ नहीं कर सका और वो पैसे देकर चला गया। उस रात जमींदार अपने आदमियों से, उसकी कितनी हिम्मत, मुझसे ही पैसे पूछेगा क्या? उससे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी हैसियत दिखाता हूँ। गरीब आदमी है, उसके नारियल के व्यापार को पूरी तरह से नाश कर देना चाहिए। ये कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, उसे तड़प तड़प के रोना होगा। क्यों भाई, छोड़ दीजिए ना, उससे आपकी दुश्मनी क्या है भाई? क्यों छोड़ू? नहीं हो सकता, उसे मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। हम जैसे अमीरों से पंगा लिया तो क्या होगा, उसे पता चलना चाहिए। उस रात जमींदार अपने आदमियों के साथ चोरी छुपे गरम गरम पानी शाम के नारियल के पेड़ों को डालने लगा। थोड़े दिनों में ही वो नारियल के पेड़ सूख गए। ये क्या, इतना अच्छा देखभाल करने के बाद भी ये पेड़ ऐसे क्यों सूख गए? मेरा व्यापार तो पूरी तरह नुकसान में चल रहा है कहकर दुखी हो रहा था। तब जमींदार आकर, क्यों रे, देखा है ना क्या हुआ? मेरे जैसे अमीरों से पंगा लिए तो वो प्रकृति को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे जैसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। सुनो, कल मैं राजा जी के 100 एकड़ के जमीन को खरीदने जा रहा हूँ। अब समझ में आया क्या? तेरे जैसे भिखारी मुझ जैसे अमीरों से टकरा नहीं सकते कहकर चला गया। शाम उसके बातों से बहुत दुखी हुआ। उसे अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था और उदास बैठ गया। इतने में एक स्वामी जी वहाँ आकर, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? शाम तब जो हुआ वह सब स्वामी जी को बताया। स्वामी जी हंसकर, इतने छोटे से बात के लिए परेशान हो रहे हो क्या? तेरी सारी किस्मत उस सूखे हुए पेड़ में ही है कहकर चला गया। शाम को कुछ समझ में नहीं आया। क्या सूखे नारियल पेड़ में मेरी किस्मत है? वो कैसे? सोचकर उस पेड़ को काटा तो उसमें से चमकता हुआ एक हीरा दिखा। आहा स्वामी जी, आपने मुझ पर दया दिखाई। वो डायमंड को मार्केट ले जाकर उसे बेचकर पैसे कमाया। अगले दिन जमींदार राजा जी के 100 एकड़ की जमीन जहाँ नीलामी हो रही थी वहाँ गया। मेरी बोली 50 लाख, 50 लाख एक बार कहकर पुकारने लगा। जमींदार तब मन में 50 लाख लगाकर खरीदने वाले इस पूरे गांव में कोई नहीं है सोचकर मन ही मन में खुश हो रहा था। इतने में एक बड़ा सा रिच रॉयल कार वहां आया। उसमें से शाम सूट बूट डालकर उतरकर, मेरी बोली 1 करोड़। वहाँ के लोग शौक होकर एक साथ पीछे मुड़कर देखे। शाम उतरकर चलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जमींदार शाम को देखकर शौक हुआ। रे, 1 करोड़ में कितने जीरो रहते हैं पता है? हीरा बेचने पर कितने पैसे मिलते हैं पता है? क्या हीरा? कौन सा हीरा है रे? किसी कमीने ने मेरे पेड़ों को गर्म पानी डालकर नाश करने का सोचा था और वो भगवान ने उसी पेड़ों में मेरे लिए हीरे रखे हैं। उसकी बातें सुनकर जमींदार दंग रह गया। शाम वो 100 एकड़ की जमीन को खरीद लिया। अब उस गांव में शाम को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। तब से जमींदार शाम के आगे सर झुकाकर चलने लगा। वो मोतीपुर नाम का गांव है, वहाँ एक से बढ़कर एक खाने वाले खाऊ आदमी ही है, इसलिए वो गांव में रहने वाले सब लोग मोटे ही रहते थे। एक बार उस गांव में एक आदमी एक नया ढाबा खोला।
आइए भाई आइए, आज ही हमारा प्रारंभिक ढाबा को आइए। बटर चिकन, चिल्ली चिकन, चिकन 65 जैसे और बहुत मजेदार आइटम्स को खाकर मजे लीजिए, कहकर पुकारने लगा। उनके बात सुनकर वो खाने वाले लोग उस ढाबे में खाने के लिए आए। देखो भाई, 20 रोटी, एक बटर चिकन और एक फुल ग्रिल चिकन लेकर आओ। मुझे तो 20 रोटी और चिकन मसाला, कहकर ऐसे हर एक ऑर्डर दे रहे थे। रुकिए भाई रुकिए, पहले मैं हर एक को 3-3 रोटियां देता हूँ। एक ही बार इतने रोटियां बनाना मुश्किल है ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ऐसे ही करो। तब वो ढाबे वाले एक एक को 3-3 रोटियां डालकर और रोटी लाने के लिए ऐसे पीछे मुड़ा तो वो लोग उन 3 रोटियों को एक ही बार मुंह में रखकर यूं ही खा लिए। सुनो, तुमने जो दिया वो 3 रोटी खत्म हो गए हैं भाई, बाकी रोटी लेकर आओ जल्दी। तब ढाबे वाले एकदम हैरान हो गया। अरे बाप रे, इतना जल्दी खा लिया है आपने? वो सब तुमको क्यों भाई, बाकी रोटी जल्दी लेकर आओ। तब ढाबे वाले ठीक है कहकर और 4-4 रोटी हर एक को डालकर फिर से लेकर आया तो वो 4 रोटियों को भी यूं ही खा लिए थे। ये लो, तुमने जो डाला वो 4 रोटी खत्म हो गए हैं, जल्दी जल्दी से और रोटी लेकर आओ। ये कौन सा गांव है रे भाई, सब लोग ऐसे खा रहे हैं? सोचकर पहले दिन ही उस गांव का हालत उसको समझ में आ गया। बाप रे, मैं इधर ही रहूंगा तो पागल बन जाऊंगा, इन खाने वालों के बीच में व्यापार नहीं कर सकता हूँ, कहकर उधर से भाग गया। ऐसे बहुत सारे लोग उस गांव में कई तरीके के व्यापार करके विफल हो गए थे। एक बार उस गांव को निरंजन नाम का एक आदमी आया था। वो उनके पिता से, पिताजी मेरा MBA का पढ़ाई खत्म हो गया है, मैं हमारे गांव में ही कुछ व्यापार करने के लिए सोच रहा हूँ। क्या हमारे गांव में व्यापार करोगे? नहीं बेटा, इस दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में व्यापार करना नामुमकिन है। आज तक बड़े बड़े व्यापारी इस गांव में व्यापार करने के लिए आकर विफल होकर वापस चले गए हैं बेटा। नहीं पिताजी, हमारे गांव ही सही है। हमारे गांव में अगर एक व्यापार सही से सक्सेस हुआ तो उससे देखकर और 100 व्यापारी आएंगे। हमारे गांव पीछे पड़ने के कारण केवल खाने वाले बख्शक ही है, तो उनके वजह से ही व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आप देखते रहिए। अगले दिन निरंजन उनके दोस्तों से मिलकर उनका विचार को बताया। तब उनका एक दोस्त, अरे दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन इस गांव में नहीं कर सकते हैं यार। अरे अच्छे से सोचो तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तुम्हारे गांव में व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं मालूम है? खाने वाले बख्शक एक ही बार आकर ऊपर गिरेंगे भाई, तो कैसे रहता है? सबको एक ही बार सर्विस नहीं कर सकते हैं ना, कितना मुश्किल है मालूम है? वो इन खाने वाले लोगों को सर्विस नहीं कर पा रहे हैं और व्यापार को छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, अगर इस आइडिया को अच्छे से पालन किया तो हम जरूर सफल होंगे। कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? बर्गर बिजनेस। क्या बर्गर का बिजनेस? ये लोग तो बर्गर को चॉकलेट जैसे खा लेंगे यार। इसलिए मैं जैंट बर्गर्स को तैयार करता हूँ, उन्हें एक ही बार खाने को नहीं होगा। अगले दिन निरंजन गांव वालों को बुलाकर, आइए भाई आइए, आज ही प्रारंभिक है हमारा जैंट बर्गर्स का दुकान, कहकर पुकारने लगा। जैसे सोचा वैसे ही उस गांव के खाने वाले लोग उस बर्गर शॉप के ऊपर एक ही बार आ पड़े। ये कोई पागल लग रहा है, हमारे गांव में बर्गर शॉप लगाया, आज हम इस बर्गर शॉप को भी देख लेंगे। एक बर्गर लेके आओ। निरंजन उनके दोस्तों के मदद से एक जैंट बर्गर को लेकर आया। उसको देखकर सब लोग हैरान हो गए हैं। क्यों भाई, ये बर्गर इतना बड़ा है? हाँ, हमारे शॉप में बर्गर्स इतना बड़े बड़े जैंट साइज के ही रहते हैं। कम ऑन, आइए और खाइए, कहकर पुकारने लगा। सब लोग उस बर्गर को बहुत मुश्किल से खाने लगे। 3 घंटे खाने के बाद एक आदमी, अरे बाप रे, मेरे पेट तो भर गया है, मुझसे नहीं होगा, अब मैं तो चले जाऊंगा, कहकर उधर से चला गया। ऐसे अच्छे से खाने वाले लोग भी उस जैंट बर्गर को नहीं खा पा रहे थे, उधर से भागने लगे थे। तब से लेकर उस गांव में जो भी नया व्यापार लगाते थे तो जैंट साइज में ही शुरू करते थे। समोसा वाला जैंट समोसा बनाता था, जिलेबी वाला जैंट जिलेबी बनाता था। ऐसे उस गांव में जैसे निरंजन ने बोला वैसे बहुत सारे नया व्यापार शुरू हो गए। एक गांव में कुंवारा कन्हैया रहता था।
वो 40 साल का हो चुका था, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जेब में हमेशा मंगलसूत्र लेकर घूमता रहता था। कोई लड़की मिल जाए तो बस धीरे से मंगलसूत्र बांध देने का उसका इरादा था। वो लड़की के लिए पूरा गांव घूम चुका था, लेकिन कोई उसे अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता था। वो जब यूं जा रहा था तो किरण सिंह नाम का आदमी उसे रोककर उसे सारे पैसे छीनकर, क्यों रे, मिली शादी के लिए कोई लड़की? नहीं, अब तक तो नहीं मिली। अब कहाँ से मिलेगी? और वैसे भी इस उम्र में शादी करके तुम क्या करोगे? तुम शादी ना करो तो ही सही है। उससे बेहतर तो मर जाना है तुम्हारे लिए। तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये सब सुनकर कुंवारा कन्हैया, हाँ सच है, मेरे वजह से मेरे माता पिता को कितनी तकलीफ हो रही होगी ना, मैं मर जाऊंगा। सोचकर गांव के कई कोने में एक कुएं के ऊपर चढ़कर कुएं में कूदने ही वाला था। इतने में कहीं से एक आवाज सुनाई दी, ए क्यों कुएं में क्यों कूद रहे हो? कौन है? यूं सोचते हुए इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। कौन हो? कहाँ से बात कर रही हो? इधर तो कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भूत हो क्या तुम? मैं भूत नहीं, लड़की ही हूँ। मेरा नाम लंबू रानी है। मैं अभी तुम्हें दिखाई दूंगी, लेकिन मुझे देखकर तुम घबराना मत। अगर तुम भूत नहीं हो तो मैं नहीं डरूंगा। यूं कहते ही कुएं के दूसरे तरफ से एक बोनी सी लड़की बाहर आई। कुंवारा कन्हैया उसे देखकर, तुम क्या इतनी गिड्डी हो और तुम्हारा नाम लंबू रानी है? अब क्या करूं? भगवान ने मुझे ऐसा पैदा किया है, इसीलिए मेरी भी शादी नहीं हुई है। कोई होगा जो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, तब जाकर मैं लंबी हो जाऊंगी, यूं मुझसे कहा गया था। झूठ मत कहो, अब तुम कभी नहीं बढ़ोगी। शादी नहीं हो रही है इसलिए मुझे शादी करने के इरादे से ये सब कहानियाँ बना रही हो। कोई कहानी वानी नहीं बना रही हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, वरना नहीं। वैसे भी शादी ना होने के कारण कुएं में कूदकर जान देने वाले तुम जैसे पागल इंसान से शादी करने के बदले मर जाना ही बेहतर है। क्या मैं और पागल हूँ? ऐसे कुछ नहीं है। तो फिर शादी कर लो मुझसे। फिर इतनी बोली लड़की से मैं शादी कर लिया तो सारे गांव वाले मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। रुलाने वाले तो कोई ना कोई बहाने से रुलाते ही रहते हैं। वैसे तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें जो जो सताएगा उन्हें मुझे दिखाना, उन्हें मैं देख लूंगी। इस बात को ठीक है कहते हुए कुंवारा कन्हैया जेब से मंगलसूत्र निकालकर लंबू रानी से शादी कर लिया। बस वो एक ही क्षण में बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच जाने उतनी लंबी हो गई थी। अब कुंवारा कन्हैया उसके आगे बहुत बोना सा नजर आ रहा था। उसके आगे इंसान, बिल्डिंग, कार, बस सबके सब चींटी जितने हो गए थे। तुमने कहा तुम्हारा कद बढ़ जाएगा, पर मैंने तो झूठ सोचा था। लेकिन इतना बढ़ जाओगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी लड़की से मैंने शादी की है तो ये बात गांव में तो कोई नहीं मानेगा। चलो गांव चलते हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कहूँगी कि कुंवारा कन्हैया मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, और वैसे ही जो तुम्हें तंग करते हैं ना, उन्हें भी दिखाओ, उनकी भी खबर लेती हूँ मैं। कहते हुए कुंवारा कन्हैया को हथेली पर उठाकर, तुम घबराओ मत, आराम से मेरी हथेली पर बैठो, मैं बहुत तेजी से तुम्हें गाँव लेकर जाती हूँ। कहते हुए 4 कदम ली तो बस उनका गाँव ही आ गया। उन्हें देखकर सारे गांव वाले, अरे कौन है ये राक्षस जितनी है, यूं सोच रहे थे। तब लंबू रानी अपने हथेली से कुंवारा कन्हैया को धीरे से नीचे उतारी। नीचे उतरकर कन्हैया, वो राक्षस नहीं है, मेरी पत्नी है। देखो कितनी अच्छी है। मेरी शादी ही नहीं होगी कह के मुझे सताए थे ना, अब देखिए कितनी बड़ी लड़की से शादी करके आया हूँ। हाँ वो तो है, तेरे पास ही भूतनी और राक्षस जैसी पत्नी है, और हाँ उसे चूमने के लिए तुम्हें तो हवाई जहाज की जरूरी होगी ना। लंबू रानी यही खिलाड़ी किरण है, ये हमेशा मुझे सताता रहता है। तब लंबू रानी अपने 2 उंगलियों से उसके शर्ट को उठाकर तटमंजिल के पेट पर बिठा दिया। वो डरते हुए तौबा तौबा करते हुए, कुंवारा कन्हैया गलती हो गई, गलती हो गई, मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा, मुझे माफ करो और प्लीज मुझे उतारने के लिए कहो ना। तब जाकर वो उसे नीचे उतारी। फिर आसमान में एक हवाई जहाज खराब होकर उससे धुआं आ रहा था और वो उल्टा पुल्टा होते हुए नीचे आ रहा था। तब लंबू रानी धीरे से उस हवाई जहाज को अपने हाथों में पकड़कर धीरे से उसे नीचे उतारकर पास वाले तालाब से मुट्ठी में पानी भरकर उस जहाज पर डालकर लगी आग को बुझा दी। उससे नीचे उतरते हुए लोग, हे भगवान हम बच गए रे,
यूं कहते हुए हमें बचाने वाले कौन है? तब सारे गांव वाले मिलकर बोले, हमारे कुंवारा कन्हैया की पत्नी लंबू रानी। सारे लोग कुंवारा कन्हैया के पास जाकर आज तेरे और तेरी पत्नी के कारण कई सारे जिंदगियां बच गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हुए सारे लोग कुंवारा कन्हैया की जय जयकार किए।